जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य से संबंधित बिहार का इतिहास को ध्यान में रखकर प्रश्न को हल करेंगे। बिहार के इतिहास से संबंधित मौर्य साम्राज्य में जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में हल करेंगे। दोस्तों, जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक भारतीय इतिहास में शासन किए। तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य 322 या कभी कभी किसी पुस्तक में 321 दर्ज होता है। 322 बीसी या 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का दौर रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज का पहला प्रश्न बनाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 300, याद रखिएगा, 322 बीसी या 321 बीसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इसका उत्तर क्या होगा? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? यानी चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की सत्ता प्राप्त करने में सहायता किसने किया? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और इसका एक और नाम है जिसको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कौटिल्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य को हम लोग भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत का मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, चाणक्य या विष्णुगुप्त को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। मैकियावेली भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल, इस ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं आंसर जाना चाहिए। 321 या 322 होना चाहिए। वैसे कभी कभी 322 आंसर में 320 को भी मान लिया जा सकता है क्योंकि नज़दीक है। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो आप आंसर ये भी दे सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट रहेगा कि 320 दे दिया जाए क्योंकि 322 321 में भी कंफ्यूजन है, इसलिए 320 ईसा पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, यूनानी दूत मेगास्थनीज यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनानी दूत है मेगास्थनीज, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छठा नंबर, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 315 ईसा पूर्व, 315 बीसी में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए थे। सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। यानी मेगास्थनीज को भारत किसने भेजा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भारत भेजा था दूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में समय मगध पर 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ी? मगध पर 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ी थी। तो किसका शासन का दौर चल रहा था उस समय? बिल्कुल, उस समय शासन का दौर जो चल रहा था
चंद्रगुप्त मौर्य का चल रहा था। किसका चल रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था, जिस समय मगध पर 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर बैठा था और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। चाणक्य को हम विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त के नाम, ये कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और भारत का मेकियावेली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, किसमें मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे मुक्ति दिलाया था? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा यूनानियों से। किससे? यूनानियों से। आपको मालूम होगा कि नंद वंश के शासक धननंद के समय में भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो गया, भारत के उत्तर पश्चिम में सिकंदर ने कई क्षेत्रों को जीता था और जीत करके वहां उन्होंने यूनानी गवर्नर को नियुक्त किया था। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने उस गवर्नर को वहां से अपदस्थ किया और वहां के लोकल राजा को उसे लौटा दिया। इसलिए उस क्षेत्र को जीतने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। यानी यूनानियों से मुक्ति दिलाया था भारत के उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे क्षेत्रों को। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, यह पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिका। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र प्रशासन का अगर उल्लेख कहा जाए तो जानकारी हमें अर्थशास्त्र से भी मिलती है और इंडिका से भी मिलती है, लेकिन स्पेशल पाटलिपुत्र की बात की जाए तो आंसर इंडिका को जाएगा, क्योंकि इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी और मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रहे थे और भारत के यानी कि मौर्य साम्राज्य में और कहीं नहीं गए थे, केवल वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे। वह दरबार को नज़दीक से देखे, पाटलिपुत्र को नज़दीक से देखे और उन्होंने अपने इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र में भी उल्लेख है प्रशासन के बारे में, लेकिन ये पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में है, स्पेशल पाटलिपुत्र के बारे में नहीं है। इसलिए दोनों में अगर तुलना की जाए तो पाटलिपुत्र प्रशासन का सबसे अच्छा वर्णन इंडिका में मिलता है, इसलिए इंडिका इसका उत्तर होगा। अर्थशास्त्र नहीं मारिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न में आगे एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मौर्य प्रशासन की जानकारी की बात की जाए, मौर्य प्रशासन की बात, तब जाकर आंसर अर्थशास्त्र हो जाएगा, इंडिका आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र कहा जा रहा है, इसलिए इंडिका इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? याद रखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद था। धनानंद के बाद कौन सा वंश की स्थापना हुई? बिल्कुल, धनानंद के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 12 का। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम क्या है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज भारत में रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे और पाटलिपुत्र में रहे। इन्होंने जैसा देखा, उन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की, उसमें उसका वर्णन किया, जिसे इंडिका के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कौटिल्य। कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र का संबंध इकोनॉमिक्स से मत लगाइएगा। यह अर्थशास्त्र विशुद्ध राजनीति पर लिखा गया पुस्तक है, याद रखिएगा। यह भी पूछा जाता है, अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है? बिल्कुल राजनीति पर लिखा गया पुस्तक है। इसको आर्थिक स्थिति से मत जोड़ लीजिएगा।
अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक में किसी राजा का नाम से उल्लेख नहीं हुआ है, किसी भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। पूरी तरह से प्रशासन के बारे में इसमें चर्चा की गई है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। यह 15 अध्याय में बटा हुआ है। कितने अध्याय में, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा है। अर्थशास्त्र जो है वह 15 अध्याय में बटा हुआ पुस्तक है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्री वृत्तांत में मिलता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आपका विदेशी थे, उनके वृत्तांत में ही, इंडिका में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल आपको वीडियो देखने के साथ ही सभी उत्तर याद हो जाएंगे। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां पर जरूरत होगी वहां विस्तार से आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य शासक कौन बना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र कौन बना? बिंदुसार बना। कौन बना? बिंदुसार बना। बिंबिसार मत मार दीजिएगा। बिंबिसार कौन वंश के थे? हर्यक वंश के थे। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना, तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगलवत्स रहता था? क्या नाम है? पिंगलवत्स भविष्य करता थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये किसके दरबार में रहता था? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, बिंदुसार। आपको 2 से 3 सेकंड समय दिया जाता है ताकि आप उत्तर का चयन करके मन में रखें, तब उसके बाद आपको उत्तर बताया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता थे, पिंगलवत्स रहते थे। पिंगलवत्स के बारे में जानकारी थोड़ा जान लीजिए। ये पिंगलवत्स वही व्यक्ति है जिन्होंने भविष्यवाणी की थी अशोक के बारे में। इसी पिंगलवत्स ने बिंदुसार को बताया था कि अशोक बड़ा होकर एक महान शासक बनेगा। इसी ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक जो है वह बड़ा होकर एक महान शासक बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख कहां से मिलता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, शिलालेख 13 से। 13वां बृहत शिलालेख से अशोक के पड़ोसी राज्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न 19 नंबर का है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर क्या होगा? अशोक। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। आपको याद होगा प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो चारों संगीति आपको बता दिया गया, तो तृतीय संगीति अशोक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा मोगालीपुत्र 30। मोगालीपुत्र 30 बौद्ध धर्म के 3 पुस्तक सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक हैं। 3 पीटक साहित्य है। तो याद रखिएगा, अभिधम पीटक की रचना किसने की थी? मोगालीपुत्र 30 ने ही की थी। अभिधम पीटक, सूत पीटक आनंद, विनय पीटक उपाली और अभिधम पीटक मोगालीपुत्र 30। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर का प्रश्न।
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जहाँ राजधानी थी वहीं हुआ था। तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में यह अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर का प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? कब हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन? इसका आंसर हो जाएगा 251 बीसी में। 251 बीसी में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 बीसी, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 100 वर्ष के बाद 383 बीसी में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति 251 बीसी में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक ने कलिंग विजय पर विजय प्राप्त की थी। यह जानकारी कहां से मिलती है? तो 13वां बृहत शिलालेख से। 13वां बृहत शिलालेख से यह जानकारी मिलती है। इस लेख में वह कहते हैं कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, यानी कि 261 बीसी में उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो ईस्वी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कलिंग पर विजय कब प्राप्त की, तो 261 बीसी। 261 बीसी। राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद? 8वें वर्ष के बाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जलमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध राजनीति यानी युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति को घोषणा कर दी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कलिंग। कलिंग युद्ध को जीतने के बाद कलिंग युद्ध अशोक लड़ा और यह इस युद्ध का अशोक के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। जो अशोक पहले चंडाशोक, कालाशोक, अशोक के नाम से जाना जाता था, वह अब धम्माशोक अशोक हो गया। यानी जिस मयान से तलवार को निकाल करके हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने चमकाया, अजातशत्रु ने चमकाया, आगे चलकर महापद्मनंद, धननंद ने चमकाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने चमकाया, उसी मयान तलवार को मयान में वापस डाल दिया अशोक ने। अशोक ने कहा अब युद्ध नहीं, अपने देश की प्रजा की भलाई को देखना है। तो यानी कि चंडाशोक, कालाशोक, अशोक जो था वह धम्माशोक अशोक हो गया। कौन हो गया? धम्माशोक अशोक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर का प्रश्न है, अशोक का धम था। अशोक का धम याद रखिएगा, यह धम को धर्म मत समझिएगा। यह धर्म अलग चीज है और धम अलग चीज है। तो अशोक का धम था, क्या था? बिल्कुल, नैतिक आचरण संहिता। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नैतिक आचरण संहिता अशोक का धम था। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो बिल्कुल, राजधानी जहां थी वहां केंद्रीय न्यायालय था। आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? अशोक धम्म यात्रा क्या करता था और सबसे पहले किस जगह की यात्रा की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। क्या हो जाएगा? बोध गया की सर्वप्रथम उन्होंने यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? यहां वर्ष पूछा जा रहा है। 28 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा 10वें वर्ष में। किस वर्ष में? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं?
बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। याद रखिएगा, अशोक के अभिलेख बिहार में चंपारण जगह से ही 3 अलग-अलग जगह से मिले हैं। 3 अलग-अलग जगह से 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसे हम लोग अलग-अलग नामों से जानते हैं, जिसका नाम है लोरिया नंदनगढ़। याद रखिएगा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़। और दूसरा नाम है अरेराज। क्या नाम है? अरेराज। ये पूछा जाता है बिहार में कौन कौन है? लोरिया नंदनगढ़, अरेराज और एक है रामपुरवा। याद रखिएगा, रामपुरवा। तो ये तीनों जगह, तीनों जो है वो चंपारण में ही पड़ता है। तो चंपारण से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जो 3 है। अ, अ, हो गया लोरिया नंदनगढ़, अरेराज और रामपुरवा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का प्रश्न। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। स्तंभ लेख नहीं है, नहीं को घेरिए। अभी आपको बताया गया कि बिहार से 3 जगह से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे ऑप्शन में भी आ गया है लोरिया नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरवा। लोरिया नंदनगढ़ हो गया और अरेराज और रामपुरवा। तो कहाँ से नहीं होगा? आंसर क्या हो जाएगा? रुमिनदेही। रुमिनदेही, इसको बाहर कर दीजिए, या रुमिनदेही के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आ गया है यहाँ पर। तो अशोक का रुमिनदेही अभिलेख जो है सबसे छोटा स्तंभ लेख था। सबसे छोटा रुमिनदेही जो था वह सबसे छोटा स्तंभ लेख था। इसी रुमिनदेही स्तंभ लेख में अशोक ने भू राजस्व की दर घटाने की बात की थी। रुमिनदेही में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आपको मालूम होगा। तो रुमिनदेही में जब अशोक गए थे तो उस क्षेत्र के किसानों को कर में छूट दिया गया था। उपज का 1/8 जमा करने के लिए कहा गया था। उपज का 1/8, यानी कि अन्य जगह के कर से छूट दी गई थी रुमिनदेही के लोगों को। क्यों? क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। कितने प्रांत का? 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत, जिसे पूर्वी प्रांत भी कहते हैं, राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा आपका 31 नंबर का डी। क्या हो जाएगा? डी, पाटलिपुत्र। यानी कि पूर्वी प्रदेश की राजधानी, जिसे प्राची प्रांत भी कहते हैं, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आइए हम लोग 5 प्रांत को भी थोड़ा जान लें, अगर उल्लेख यहाँ प्रश्न में आ गया है तो। एक प्रांत था उत्तरापथ। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। एक प्रांत आपका उत्तरापथ में था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक प्रांत अपना आपका दक्षिणी पथ में था जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और इस प्रांत को जो मध्य में था और पूर्वी में था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और एक अवंती थी जो पश्चिम के तरफ थी, जिसकी राजधानी आपकी उज्जैन थी। कहाँ थी? उज्जैन थी। और यही 4 प्रांत प्रारंभ में थे। अशोक ने कलिंग को जीत करके, आपको मालूम है 261 बीसी में कलिंग को जीत लिया। तो कलिंग को जीत करके कलिंग को 5वां प्रांत बनाया, और 5वें प्रांत की राजधानी किसे बनाया? तोसाली को। किसे बनाया? तोसाली को। पूछा जाता है कि 5वें प्रांत का निर्माण किसने किया था? कलिंग ने किया, अशोक ने किया था। कौन सा प्रांत बनाया था? कलिंग प्रांत। राजधानी कहाँ थी? तोसाली। अगला प्रश्न। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था? ये तो उत्तर क्या होगा? बिल्कुल लकड़ी का। लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। कहाँ स्थित था चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद? उत्तर क्या हो जाएगा? कुम्हरार में। कहाँ था? कुम्हरार में। याद रखिएगा, कुम्हरार में जो इसका राजप्रसाद था वह 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन यानी कि सभागार था। 80 स्तंभ वाला, यह याद रखिएगा, 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार जो राजमहल के अवशेष मिले हैं, वही कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर का। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा न एक बेतना कर सकते हैं? यानी 2 विदेशों के
शहर से इसकी तुलना भी आप नहीं कर सकते हैं। यह किसने कहा था? 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी, एरियन। किसने कहा था? एरियन ने कहा था कि राजप्रसाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का है कुम्हरार में, उसकी तुलना तो सूसा और एक बेतना से भी नहीं कर सकते हम लोग। यानी इसकी भव्यता की इतनी प्रशंसा की गई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? यानी कि इसकी प्रशंसा इतनी बढ़ चढ़कर की गई है कि कहता है कि इसका निर्माण कोई मानव नहीं कर सकता बल्कि देवता ही कर सकता है। ये किसने कहा था? बिल्कुल यह कहा था फाहियान ने। किसने कहा था? फाहियान ने। फाहियान आपको गुप्त काल में भारत आते हैं, चीनी यात्री हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आते हैं और उसने इसकी तुलना, इस राजप्रसाद की तुलना, कहता है कि इसका निर्माण कोई देवता ही कर सकता है, मानव के बस की बात नहीं है। फाहियान की एक पुस्तक है जो याद रखिएगा, फू को की, फू को की फाहियान की प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में ये भारत आते हैं चीनी यात्री। अगला प्रश्न, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का। बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक ने गया के निकट बराबर पहाड़ी, याद रखिएगा बराबर पहाड़ी कहाँ है? गया में है। बराबर पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था और जिसे आजीवक लोगों को रहने के लिए दान में दिया था। इस बराबर पहाड़ी के अंतर्गत 4 गुफा है। कितना गुफा है? 4 गुफा है। उस 4 गुफा का नाम याद रखिएगा, कर्ण। ठीक है, एक का नाम है कर्ण, दूसरा का नाम है चोपोर, तीसरा का नाम है सुदामा की दरी। क्या नाम है? सुदामा की दरी। और चौथा का नाम है विश्व झोपड़ी। क्या नाम है? विश्व झोपड़ी। तो प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अगर हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो डेफिनेट है कि अगर आप किसी भी बिहार में संबंधित एग्जाम दे रहे हैं या ये तो आपको ऑल इंडिया किसी लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं तो भी वहाँ ये प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास में एंशियंट में मौर्य साम्राज्य से प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बराबर पहाड़ी गुफा लेख में 4 गुफा का नाम आपको बताया गया, कर्ण, चोपोर, सुदामा की दरी, विश्व झोपड़ी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। गोपी गुफा गया के समीप ही है, पहाड़ी का नाम बदल गया, नागार्जुन पहाड़ी। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल दशरथ ने। किसने करवाया था? दशरथ ने। अशोक का कौन था? यह पोत्र था, अशोक का पोता था। अशोक का पोत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी के निकट गया में गुफा दान किया था और यह भी जो गुफा है वह आजीवक लोगों को ही दान किया था, आजीवक लोगों को ही दान किया था। इस नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफा का निर्माण किया गया था, जिसमें एक का नाम आपका गोपी गुफा है। बिल्कुल आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मखाली गोसाल। कौन थे? मखाली गोसाल। यह भी प्रश्न पूछा गया कई बार, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मखाली गोसाल। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षमी प्राप्त हुई है। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा दीदारगंज पटना, दीदारगंज पटना। आगे बढ़ते हम लोग। बिहार के किस स्थल से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बिल्कुल 39 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लोहानीपुर। क्या हो जाएगा? लोहानीपुर से मौर्य काल के जैन तीर्थंकरों की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। आंसर इसका हो जाएगा लोहानीपुर।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किसने किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन कौन करेगा? मेगास्थनीज करेगा। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रहा था। 315 बीसी में यह मौर्य साम्राज्य के दरबार में आया था, बीसी में। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर का प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया? तो 41 नंबर का प्रश्न कितने क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध सभा किस नगर में? यानी कि तीसरा तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी ना, फिर वही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बौद्ध सभा से भी यहाँ इंडिकेट किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का बी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलेमी II ने डायनीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बिंदुसार। याद रखिएगा, लूसेंट में इसका उत्तर अशोक दे रहा है, लेकिन बुक में, ऑथेंटिक बुक में इसका आंसर बिंदुसार दिया हुआ है। इसलिए बिंदुसार के शासनकाल में दो दो राजदूत आए थे, इसलिए दूसरा राजदूत का नाम है फिलाडेल्फस टोलेमी फिलाडेल्फस II। बिंदुसार इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक नहीं मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पेलिम्ब्रोथस उपनाम धारण किया था? पेलिम्ब्रोथस, जिसको पाटलिपुत्रम के नाम से भी जानते हैं। तो 44 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, उस विद्वान का नाम है स्ट्रेवो। क्या नाम है? स्ट्रेवो। अगला प्रश्न 45 नंबर का, यूनानी दूत क्या नाम है? डिमोल्किस। डिमोल्किस, यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर का, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यानी कि वह कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है अपने आप को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का भब्रू स्तंभ लेख। भब्रू स्तंभ लेख में अशोक अपने आप को मगध का राजा घोषित करता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बनाइए। बराबर पहाड़ी जो गया में प्राप्त हुआ था, यह किसको आश्रय गृह में दिया गया था? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा आजीविकों को। किसको? आजीविकों को रहने के लिए दान में दिया गया था। आजीवक संप्रदाय संस्थापक मखाली गोसाल। 48 नंबर का प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? बहुत आसान सा प्रश्न, आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नगरों की सभा संचालित करती थी, यानी कितना? 30। और जो 5-5 सदस्यों की 6 समिति में बटी हुई थी, यानी 6 गुना 5, 6 समिति थे और हर समिति में 5 सदस्य थे। यह कथन किसका है? यह कथन पूछा जा रहा है किसका है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यह आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इसे नजदीक से देखा था, इसलिए इंडिका में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी सभी सही है। केंद्रीकृत थी, बिल्कुल सही है। करों का बोझ अधिक था, ये भी मान सकते हैं। और प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी ठीक था। करों का बोझ अगर यहाँ पर ऑप्शन में आया है तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। मौर्य काल में कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर को भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग।
याद रखिएगा, मौर्य काल में जो कृषि पर कर लिया जाता था उस कर को क्या कहते थे, भाग कहते थे। कर जो था अलग अलग था। भूमि कर आपको उपज का 1/4 से लेके 1/6 था। भूमि कर जो था 1/4 से 1/6 था। अगर आप अपनी भूमि पर सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के लिए आपको अलग से 1/3 से 1/5 आपको सिंचाई कर देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर भूमि और सिंचाई कर मिला के आप कर दे रहे हैं, भूमि एवं सिंचाई कर दोनों मिला के आपको उपज का 1/2 यानी आधा देना पड़ेगा, उपज का आधा। ये कर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? गलत कथन को बाहर कर दीजिए। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। उसने विदेशियों से संबंध स्थापित किए, बिल्कुल अच्छे संबंध स्थापित किए। उसने प्रजाहित और कल्याण का उपाय किया, बिल्कुल अशोक हमेशा प्रजाहित और कल्याण पर ध्यान देते रहते थे। तो उपर्युक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे 51 नंबर का। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। देवनाम प्रिय, याद रखिएगा, ये पूरा नाम है देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा अशोक। प्रियदर्शी राजा अशोक, यानी अशोक का पूरा नाम है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 52 का बी। 52 का बी अशोक का पूरा नाम है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता है, तो अशोक जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? धम्म महामात्र के क्या कार्य थे? धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी और इसे अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए कहा गया था, और उसके क्षेत्र में धम्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वह पता करना इसका कार्य था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल धम्म नीति का क्रियान्वयन, यानी उसके साम्राज्य में धम्म का सही रूप में क्रियान्वयन हो, यह धम्म महामात्र को जिम्मेवारी दी गई थी। लोगों को बीच दान दान वितरण किया जाए, किसी को भूखमरी न हो, किसी को तकलीफ न हो, यह धम्म का उद्देश्य था। जल कल्याण का उपाय करना। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर में से सभी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे? राजुक कौन थे? तो राजुक के बारे में क्या है? बिल्कुल साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाला अधिकारी ही राजुक कहलाता था। न्याय कार्य, यानी न्याय कार्य कौन करता है? न्याय का अधिकारी करता है। कौन करता है? न्याय का अधिकारी करता है। आंसर हो जाएगा ए। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन इसमें छूटा हुआ है। चौथा ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो आप गौर कीजिए, चौथा ऑप्शन हो गया आपके लिए सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें सभी। कौटिल्य भी हैं, पाणिनि भी है और उपावर्स भी हैं। आंसर हो जाएगा ऊपर में सभी, 1 2 3 तीनों। 56 नंबर का प्रश्न, मौर्यकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण कौन से हैं? तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, बिल्कुल अभी हम लोग राजप्रसाद पढ़े हैं 80 स्तंभ वाला, ये है तो सही है। दीदारगंज के यक्ष्मी मूर्ति भी पढ़े हम लोग, ये भी है। बराबर की पहाड़ी गुफा पढ़े, ये भी है। राजगीर का सोन भंडार गुफा, ये नहीं पढ़ने मिला है, तो बिल्कुल इसे बाहर कर दीजिए। 1 और 2 और 3 आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। द्वितीय स्तंभ लेख में भी जानकारी मिलती है, 7वें शिलालेख में भी मिलती है, 10 शिलालेख में मिलती है। आंसर हो जाएगा सभी में हमें धम्म नीति की जानकारी मिलती है। यानी अशोक अपने जीवन काल में धम्म नीति पर ही चलते रहे और उसी पर चल करके उन्होंने अपने शिलालेख का निर्माण किया, अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाया। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? यानी दान अलग चीज है
और धम दान अलग चीज़ है, किसमें स्पष्ट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 58 नंबर का, बिल्कुल 58 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? नौवां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? नौवां शिलालेख। याद रखिएगा, इस 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शक्तिशाली नहीं है? कौन सा कारण शक्तिशाली नहीं है? तो याद रखिएगा, विदेशी आक्रमण तो होगा, कि विदेशी का आक्रमण हमेशा होता रहता था। हमेशा पड़ोसी अपने पड़ोसी के प्रति आक्रामक रुख अपनाते रहते हैं। अयोग्य शासक, ये भी होगा, यानी कि अयोग्य शासक हो गए थे कुछ समय के बाद मौर्य साम्राज्य में, जो मौर्य साम्राज्य को नहीं बचा सके। प्रांतीय विद्रोह, ये भी ठीक है। आर्थिक संकट, तो बिल्कुल इसको बाहर कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न में नहीं लगा हुआ है। आर्थिक संकट की कोई समस्या मौर्य साम्राज्य में नहीं थी, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण जिम्मेवार नहीं था। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी दी गई है, आप इस वीडियो के देखने के बाद आपको लगता है कि जानकारी आपको अच्छी रूप में दी गई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।